Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, विच बैंक हैज़ ग्रांटेड 132.8 मिलियन US$ लोन टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मेघालय। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 132.8 मिलियन US$ का ऋण दिया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 132.8 मिलियन US$ का लोन दिया है, जिसके तहत भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, उनमें जो पावर क्वालिटी है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे अपग्रेड किया जाएगा। और उनका अनुमान है कि इससे 1,80,000 फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत 23 सब स्टेशंस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, यानी कि उनका निर्माण किया जाएगा और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग 45 सब स्टेशन है उन्हें रेनोवेट और मॉडर्नाइज भी किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत एक प्रोविजन इंक्लूड किया जाएगा ऑफ कंट्रोल रूम इक्विपमेंट्स और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा है कि जो 2214 किलोमीटर के डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है उन्हें वो इंस्टॉल भी करेंगे और इसके साथ साथ जहाँ पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है उसे अपग्रेड भी करेंगे। और जो एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ है, जो 6 सर्कल्स हैं राज्य में, उनमें जो 3 सर्कल्स हैं उनको कवर कर रही है, उसकी भी देखरेख की जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लोन अप्रूव किए गए हैं बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 2020। तो उन्होंने 177 मिलियन US$ का लोन दिया था महाराष्ट्र की सरकार को, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो स्टेट हाईवेज हैं जिनकी रोड लेंथ है 450 किलोमीटर, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। 346 मिलियन US$ का उन्होंने लोन दिया था महाराष्ट्र के रूरल एरियाज़ में रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे तहत वहाँ पे जो फार्मिंग वगैरह की इश्यूज़ हैं उसे कम किया जा सके। 1.5 मिलियन US$ का लोन उन्होंने दिया था भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। 60 मिलियन US$ का लोन उन्होंने दिया था टू आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड, जिसके तहत जो लोअर इनकम बोरोवर्स हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें पर्टिकुलरली महिलाएं शामिल हैं। 1 बिलियन US$ का उन्होंने लोन दिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मीरठ RRTS। 100 मिलियन US$ का लोन उन्होंने अप्रूव किया था टू द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थ्रू गवर्नमेंट प्रोमोटेड NIIF। 300 मिलियन US$ का लोन उन्होंने दिया था, जिसके तहत राजस्थान के जो सेकेंडरी टाउन्स हैं उसे डेवलप किया जा सके और वहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। और 270 मिलियन US$ का लोन उन्होंने दिया था मध्य प्रदेश की सरकार को, जिसके तहत जो मध्य प्रदेश अर्बन सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, प्रसार भारती ने कितने शिक्षा टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए IT मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E51। तो प्रसार भारती ने हाल ही में एक MOU साइन किया है विद IT मिनिस्ट्री टू लॉन्च 51 एजुकेशनल टीवी चैनल्स। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत का पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने 4 नवंबर को एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके तहत वो 51 DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम एजुकेशनल टीवी चैनल्स को लॉन्च करेंगे। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन की गई है बिटवीन प्रसार भारती एंड भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब जानते हैं कि इस MOU को साइन करने का मकसद क्या है।
इस एमओयू के तहत वो क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स भारत के हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। और इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय सरकार का विजन है कि एडुकेशन फॉर ऑल उपलब्ध हो, वो भी अचीव होगा। और इसके साथ साथ ये जो टीवी चैनल्स यानी कि जो एजुकेशनल चैनल्स जो भारत के हर घर में पहुंचाए जाएंगे, इसमें लोगों में स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगी और उनकी एजुकेशनल नॉलेज भी बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये जो सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये 24/7 अवेलेबल है सभी व्यूअर्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, जॉन मैगुफुली को इनमें से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए तंजानिया। तंजानिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में जॉन मैगुफुली का चुनाव किया गया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली ने दूसरी बार जीता है 5-year टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। उन्होंने कुल 12.5 मिलियन वोट्स जीते हैं, जो अकाउंट करता है 85% ऑफ द वोट्स। और उनके जो ओपोनेंट है जिनका नाम है टुंडू लीसू ऑफ चाडेमा पार्टी, उन्होंने 1.9 मिलियन वोट्स जीते हैं या फिर टोटल 13% वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया का कैपिटल है डोडोमा और उनकी करेंसी है तंजानियन शिलिंग। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, कैरेट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ दीज 2 कंट्रीज? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए बांग्लादेश एंड यूएस। बांग्लादेश और यूएस के बीच में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है कैरेट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नेवीज ऑफ बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी 4 नवंबर 2020 को, जिसका नाम है कैरेट। और कैरेट का जो फुल फॉर्म है वो है कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। तो ये जो बाईलैटरल एक्सरसाइज है ये हेल्ड हुई थी इन चिटागोंग बांग्लादेश। तो बाईलैटरल का मतलब हमने आपको बताया था हमारे डिफेंस एक्सरसाइजेस वाले वीडियो में कि इसका मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 देश शामिल है, और इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा जब देश शामिल होते हैं तो उसे हम मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो कैरेट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी ये हिस्टोरिकली इन्वॉल्व करती है पीपल टू पीपल इंटरैक्शंस। इसमें कई सारे प्रोफेशनल एक्सचेंजेस भी होते हैं, कम्युनिटी रिलेशंस प्रोजेक्ट्स भी इसमें चर्चा की जाती है, और इसके साथ साथ कई सारे सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट एक्सचेंजेस भी होते हैं। और इस पूरे इवेंट के दौरान सोशल इवेंट्स भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। तो संप्रीति होती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और उसके अलावा मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज होती है बिटवीन BSF एंड BGB, जो कि है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, which of the following has developed the advanced version of Pinaka rocket which has been test fired successfully from Chandipur, Odisha? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण को विकसित किया है, जिसे ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल्स इस बारे में। तो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि DRDO है, उन्होंने हाल ही में सक्सेसफुल परीक्षण किया है ऑफ द एडवांस वर्जन ऑफ द पिनाका रॉकेट फ्रॉम ओडिशा चांदीपुर, और ये परीक्षण उन्होंने किया है 5 नवंबर 2020 को। तो चलिए अब बात करते हैं इस रॉकेट के एडवांस वर्जन के बारे में। तो ये जो एडवांस वर्जन है ऑफ द पिनाका रॉकेट, इसे सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है, जिसके तहत जो लॉन्गर रेंज है वो अचीव किया जा सके एज कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो इनका करंट वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि है पिनाका MK1, उसे रिप्लेस करेगा, जिसे डिप्लॉय ऑलरेडी किया गया है हमारे LOC पर और LAC पर, जो कि है इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना बॉर्डर्स। तो ये मेनली इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख को लेके कई महीनों से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां सवाल,
Which tennis player has recently become the only fourth man to reach 1000 मैच विन्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई रफाल नडाल। रफाल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में 1000 मैच जीत हासिल करने वाले केवल चौथे व्यक्ति बन गए हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रफाल नडाल हैज़ बिकम द फोर्थ मैन जिन्होंने 1000 मैच विन्स हासिल की है और इसके लिए उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए उनके इस अचीवमेंट के लिए। और लेकिन उनके जो ओपोनेंट थे उनके जो ओपोनेंट थे जिनका नाम है फेलिशियानो लोपेस, जिनको हरा करके ये अचीवमेंट हासिल की है नडाल ने, उन्होंने खाली उन्हें एक फिस्ट बम्प दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं नडाल के बारे में। तो रफाल नडाल एक 34 वर्षीय हैं जिन्होंने ज्वाइन की है ये टावरिंग कंपनी बाकी लोगों के साथ, यानी कि उस लिस्ट में शामिल हुए हैं जिसमें पहले नंबर पर है जिमी कॉनर्स जिन्होंने 1274 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पर है रॉजर फेडरर जिन्होंने 1242 मैचेस जीते हैं और तीसरे नंबर पर है इवान लेंडल जिन्होंने 1068 मैचेस जीते हैं। और अब 1000 क्लब में शामिल हो गए हैं रफाल नडाल और ये चौथे व्यक्ति है अभी तक, क्योंकि ये जो मैचेस यानी कि ये जो ओपन एरा बिगैन हुआ था ओनली इन द ईयर 1968। तो चलिए अब बात करते हैं रफाल नडाल के बारे में। तो अभी तक उन्होंने ग्रैंड स्लैम्स यानी कि मेंस के सिंगल 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं और उनकी नेशनैलिटी है स्पेनिश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 5 नवंबर। 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 5 नवंबर को और इसको मनाने का दिन, इसको सेलिब्रेट करने का, यानी कि सेलिब्रेट तो गलत वर्ड हो जाएगा, इसका मतलब इसे ऑब्जर्व करने का जो एग्जैक्ट पर्पस है वो यही है कि सभी देश मिलकर ऐसी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट कर सके जिससे फ्यूचर में अगर सुनामी जैसा कोई खतरा आए तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो सुनामी सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर्स में से एक जाना जाता है जो काफ़ी रेयर होता है। तो चलिए मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देती हूँ सुनामी एग्जैक्टली होता क्या है। जो नॉर्मल अर्थक्वेक आता है उसमें तो जैसे कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है, हमने देखा है कि सब शेक होते रहता है, वैसे ये जो सुनामीज आते हैं ये वाटर बॉडी के नीचे आते हैं, नॉर्मली सीज वगैरह के नीचे जो अर्थक्वेक आते हैं और उसके बाद जो उससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज होता है और इससे लंबी लंबी वेव्स आने लग जाती हैं जो 1 तल्ले 2 तल्ले जिनकी हाइट होती है उसे हम सुनामी कहते हैं। तो यूएन वेबसाइट की माने तो वर्ष 2004 में सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट सुनामी ने हिट किया था इन द इंडियन ओशन और उस टाइम लक्षद्वीप, इंडोनेशिया, इन सब जगहों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा था। और उस वर्ष से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया है कि 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाएगा और इस वर्ष का उनका थीम है सेंडाई 7 कैंपेन। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो यूनेस्को के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है यानी कि घोषित किया है कि फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल, जिसमें साइबर बुलिंग भी शामिल है, जिसके तहत जो स्कूल रिलेटेड वायलेंस है उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनके सभी फॉर्म में, और जो कि एक बहुत बड़ा इन्फ्रिंजमेंट है बच्चों और एडोलेसेंट्स के राइट टू एडुकेशन, उनके हेल्थ और उनके वेलबींग पर। तो यूएन के जो पार्टनर्स हैं और बाकी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं, उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है जिसमें एनजीओज शामिल हैं, इंडिविजुअल शामिल हैं और बाकी स्टेक होल्डर शामिल हैं, वो मिलकर प्रमोट करते हैं इस दिन को और उसके साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं इस इंटरनेशनल डे को। और इस वर्ष वो मनाया गया था 5 नवंबर को।
तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।